नमस्कार साथियों, मैं अनिल सिकवाल सर एक बार आपका उदयपुर के कंपटीशन कोर्स ऐप पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने मनोविज्ञान विषय को लेकर चर्चा करने आया हूं। मनोविज्ञान विषय जो कि रिक्त शिक्षक भर्ती में काफ़ी महत्वपूर्ण विषय होता है साथियों। लेकिन आज हम जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वो है शिक्षक भर्ती के अंतर्गत, वो भी क्या, रिक्त शिक्षक भर्ती, जिसमें मनोविज्ञान विषय का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। और इस विषय से संबंधित क्या सिलेबस है, उस सिलेबस पर आप और हम क्या करेंगे साथियों, चर्चा करेंगे। क्योंकि कोई भी कोचिंग संस्थान सिलेबस को लेकर चर्चा नहीं करती। केवल यदि आपको यहाँ देखने को एक अलग मिल रहा है, उदयपुर की जो कंपटीशन कोर्स ऐप है, जहाँ पर शुरुआत होती है सिलेबस से कि आपके पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का जो छात्र है या विद्यार्थी है, यदि वह अध्ययन कर रहा है सुचारू रूप से, यदि उसे सफल होना है तो कम से कम उसे सिलेबस क्या होना चाहिए, जिसकी भी वो तैयारी कर रहा है वो सिलेबस उसे मुख जबानी होना चाहिए। कम से कम आपको इस बात का तो परिज्ञान होना चाहिए कि आपके पाठ्यक्रम में ये चीज़ है। तो मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो रिक्त शिक्षक भर्ती है, उसमें मनोविज्ञान के अंतर्गत आप क्या क्या चीज़ पढ़ोगे, उस पर आप और हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हैं साथियों, आप और हम दोनों मिलकर क्या करते हैं, रिक्त शिक्षक भर्ती के मनोविज्ञान या बाल विकास जो है आपका अभिवृद्धि और विकास का जो पाठ्यक्रम है, कहने का मतलब बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, लगभग शिक्षा शास्त्र से भी उसका संबंध जुड़ा हुआ है, उस पर हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, हम शुरुआत कर रहे हैं पाठ्यक्रम को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भारतीय संस्कृति की निर्वाह करने के लिए हम यहाँ एक चीज़ लिख रहा हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा साथियों, वो है श्री गणेशाय नमः। किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले यदि हमने गणेश का नाम ले लिया तो ये मान के चलिएगा आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। तो ये मान के चलिएगा 100% मैं ये कह सकता हूँ पूरे दावे के साथ, आप निश्चित सफल होंगे। क्योंकि आपके साथ किसका साथ हो गया, श्री गणेश का साथ हो गया, और भारतीय संस्कृति का हमने निर्वहन कर लिया। किसी भी कार्य को बिना किसी विघ्न के पूरा करना है तो गणेश जी को हमें क्या करना है, याद करना है। तो हमने गणेश जी का आपकी ओर से, मेरी ओर से, इस संस्थान परिवार की ओर से याद कर लिया। अब हम बात करते हैं कि आपका जो रिक्त शिक्षक भर्ती में जो सिलेबस है, जिसे आप मनोविज्ञान कहते हैं साथियों, जबकि आपका जो शुरुआत है वो आपका सिलेबस जो है वो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। क्या शब्द है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र, ये आपके पाठ्यक्रम से संबंधित है साथियों। बाल विकास और साथ में जो जुड़ाव है वो है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ये जो चीज़ है साथियों, ये आपके पाठ्यक्रम का मेन केंद्र बिंदु है, यहाँ से आपको शुरुआत करनी है। अब चीज़ आती है कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, ये सारा का सारा किस पर आधारित है, कि मनोविज्ञान पर आधारित है। किस पर आधारित है, ये जो चीज़ है साथियों, ये आपके मनोविज्ञान पर आधारित है। तो इसका मतलब ये मान के चलिएगा आपको कम से कम जो आपका रिक्त शिक्षक भर्ती में जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो 5 यूनिट में वर्गीकृत है, उससे पहले आपको मनोविज्ञान का अध्ययन करना भी अति आवश्यक होगा। यानी कि अगर आप मनोविज्ञान का अध्ययन कर रहे हो तो आप यह नहीं कह सकते हो कि ये आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, क्योंकि इन सब का संबंध किससे है, इस मनोविज्ञान से है। तो आपको जो शुरुआत, आपको जो अध्ययन अध्यापन करना है वो मनोविज्ञान से करना है। तो अब ये चीज़ आपको क्या क्या मनोविज्ञान में चीज़ पढ़नी है, तो इसके अंतर्गत जो चीज़ आएगी साथियों वो आएगा आखिर मनोविज्ञान। ये सब आया कहाँ से, इसका इतिहास क्रम क्या रहा है, मनोविज्ञान का विकास का इतिहास क्रम कितना है, कहाँ से चला, कैसे ये शिक्षा शास्त्र तक पहुँचा, ये सारा का सारा अध्ययन अध्यापन आप इसमें करोगे। तो शुरुआत आप जो करोगे, आपकी जो 5 यूनिट है, उस 5 यूनिट से पहले भी आपको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी। तभी ये मान के चलना, रिक्त के अंदर यदि आपको सफल होना है, कई बार मैं बच्चों के मुंह से ये सुनता आया हूँ कि साइकोलॉजी है ऐसा विषय जिसमें कितना भी पढ़े, वहाँ जाने के बाद उसे ऐसा लगता है
यदि क्वेश्चन सामने आता है तो वो क्या करता है, ये भी उत्तर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी, यानी कि किम कर्तव्य विमूढ़ की उसकी स्थिति हो जाती है। उसका कारण क्या है, क्योंकि उसे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए। मनोविज्ञान पढ़ाने वाले की लाइन यदि देखा जाए बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी ये मान के चलना आप विषय वस्तु पर आपका क्या होगा साथियों, अधिकार होगा। तो हम बात कर रहे थे कि आपको एक्स्ट्रा क्या क्या चीज़ पढ़नी, वो है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत जो चीज़ पढ़ोगे वो सबसे पहला जो आपको पढ़ना है वो पढ़ना है मनोविज्ञान का उद्भव और विकास। क्या पढ़ना है साथियों, मनोविज्ञान का उद्भव और विकास, ये चीज़ें आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी। उद्भव एवं विकास, यानी कि मनोविज्ञान शब्द कहाँ से आया, किसने दिया, इस शब्द को पहली बार किसने दिया, कैसे चला, ये सारी की सारी आप चर्चा करोगे। उसके बाद इसमें जो चीज़ पढ़ोगे वो पढ़ोगे कि मनोविज्ञान का उद्भव और विकास हुआ। फिर इसमें आप पढ़ोगे मनोविज्ञान का प्रारूप पढ़ोगे या मनोविज्ञान का अर्थ पढ़ोगे और उसकी कुछ प्रमुख परिभाषाएं पढ़ोगे। उसके बाद मनोविज्ञान किस में आया साथियों, शिक्षा में आया। तो आप यहाँ जो चीज़ पढ़ोगे तो वो शिक्षा से संबंधित होने के कारण आप इसमें एक चीज़ पढ़ोगे, शिक्षा का प्रारूप भी इसमें ही पढ़ोगे। और शिक्षा का प्रारूप के बाद शिक्षा के प्रकार, शिक्षा की विशेषता, ये सारी की सारी इस चीज़ के अंतर्गत पढ़ोगे। जैसे ही शिक्षा में आया तो किसका प्रादुर्भाव हुआ, कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ। तो इसमें और चीज़ जो आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारूप भी पढ़ोगे। और इसके अलावा इसमें और चीज़ जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे साथियों शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व पढ़ोगे। शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व। तो ये मान के चलिएगा कि आप की जो 5 यूनिट शुरू होने से पहले जो आपको एक्स्ट्रा जो चीज़ पढ़ रहे हो वो ये सारी की सारी आपको पढ़ने को पड़ेगा। ये सारी की सारी अगर आप चीज़ पढ़ोगे तब ये मान के चलिएगा आपका जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो विषय है ये मजबूत हो जाएगा। तो आपको ये सारी की सारी चीज़ पढ़नी पड़ेगी कि यूनिट शुरू होने से पहले जो एक्स्ट्रा चीज़ आपको क्या क्या पढ़नी है वो है मनोविज्ञान का उद्भव और विकास, मनोविज्ञान का अर्थ और परिभाषाएं, शिक्षा का प्रारूप, प्रकृति, शिक्षा के प्रकार, शिक्षा की विशेषता, उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारूप, अर्थ और शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व या शिक्षा मनोविज्ञान की उपादेयता। तो ये सारा का सारा जब आप चीज़ पढ़ोगे साथियों तो यूनिट शुरू होने से पहले की जो चीज़ है वो एक्स्ट्रा चीज़ आपको जो पढ़नी है ये सारी की सारी पढ़नी पड़ेगी। तब आपका जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के पाठ्यक्रम की शुरुआत होगी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, निश्चित आपने ले लिया होगा। अब मैं बात कर रहा था आपके यूनिट को लेकर। यूनिट से पहले की जो चीज़ आपको मैंने बताई, अब आपका जो जिट शिक्षक भर्ती का बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का जो सिलेबस है साथियों, उसमें सबसे पहला जो प्रथम पायदान हम बोलते हैं या हम यूँ कह सकते हैं कि फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत आपके क्या क्या चीज़ है। तो फर्स्ट यूनिट में आप जो चीज़ पढ़ोगे वो देखिएगा आप। यूनिट फर्स्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है। फर्स्ट यूनिट की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको पढ़ना है साथियों बाल विकास। क्या पढ़ना है, बाल विकास होता क्या है, किसे कहते हैं बाल विकास। बाल विकास या बाल मनोविज्ञान एक है या अलग है, एक है तो कैसे है और अलग है तो क्या है। तो बाल विकास आपको पढ़ना है। बाल विकास में आप क्या पढ़ोगे कि बाल विकास का इतिहास क्रम पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे साथियों, बाल विकास का इतिहास क्रम पढ़ना पड़ेगा। अब चीज आती है, कई बार पूछ लिया जाता है कि बाल विकास का इतिहास क्रम की यदि हम बात करते हैं, क्या बाल विकास का पिता किसे कहा गया या बाल मनोविज्ञान का पिता किसे कहते हैं, क्या दोनों एक है या अलग है। कई बार यहाँ पर जो प्रतियोगी परीक्षा का जो विद्यार्थी है वो कई बार पेचीदा हो जाता है कि वो बाल विकास को ही बाल मनोविज्ञान मान लेता है, जबकि दोनों में काफ़ी अंतर है।
तो इसमें आप जो चीज़ पढ़ोगे कि बाल विकास का इतिहास क्रम कैसे चला, कहाँ से शुरुआत हुई, किस तरह से बालकों का विकास हुआ। इसके अलावा इसमें जो चीज़ पढ़ोगे वो पढ़ोगे विकास के सिद्धांत। क्या पढ़ोगे साथियों? विकास के सिद्धांत पढ़ोगे। और यदि देखा जाए तो इसमें और जो आप चीज़ पढ़ोगे वो पढ़ोगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक। क्या पढ़ोगे साथियों? विकास को प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ोगे, प्रभावित करने वाले कारक। इसके अलावा और यदि हम बात करते हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ लिए आपने, विकास के सिद्धांत भी पढ़ लिए। विकास के सिद्धांत कहो चाहे बाल विकास के सिद्धांत करो, दोनों का मतलब एक ही होगा। और बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक भी वो के वही है जो विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं, तो विकास का इतिहास क्रम पढ़ा, वो भी किसका? बाल विकास का। उसमें विकास के सिद्धांत पढ़े, विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें बाल विकास में परिवार का योगदान। क्या पढ़ेंगे साथियों? बाल विकास में परिवार का योगदान पढ़ेंगे। और यदि हम देखते हैं तो इसमें हम और जो चीज़ पढ़ेंगे, बाल विकास में विद्यालय का योगदान। बाल विकास में किसका योगदान साथियों? विद्यालय का क्या योगदान रहा है, परिवार का क्या योगदान रहा है। ये दोनों कारक भी आप इसी में ही पढ़ोगे कि बाल विकास में परिवार का क्या योगदान होता है। यदि बाल विकास में परिवार की यदि मैं बात करता हूँ तो ये कहा गया है कि बालक के विकास की प्रथम पाठशाला जो होती है वो होती है परिवार। उसका प्रथम जो गुरु होता है वो उसकी माता होती है। इसी कारण आपने इसमें कहीं पढ़ा होगा कि परिवार को बचपन का घर या बचपन की कुंजी किसे कहा। तो परिवार को बचपन की कुंजी कहने वाला जो व्यक्ति था वो था मोंटेसरी। ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आप पढ़ोगे कि विकास, बाल विकास में परिवार किस तरह से सहयोग देता है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर विद्यालय को अंग्रेजी में स्कूल कहते हैं। ये स्कूल शब्द कहाँ से निकला है कि एक गाना चलता था कोला बेरी, और यहाँ आपको मिलेगा जो विद्यालय को अंग्रेजी में स्कूल कहते हैं, जो स्कूल शब्द स्कोला से निकला है। तो निश्चित आपको याद हो जाएगा कि बाल विकास में विद्यालय का क्या योगदान है, कि विद्यालय किस तरह की भूमिका निभाता है। अब चीज़ आती है, आप बाल विकास को पढ़ रहे हो, उसके इतिहास क्रम को पढ़ रहे हो, उसके विकास के सिद्धांत को पढ़ रहे हो, विकास को प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़ रहे हो। बाल विकास में परिवार का योगदान भी पढ़ा और बाल विकास में विद्यालय का योगदान भी पढ़ा। अब चीज़ आती है, इसके अलावा यदि हम बात करते हैं साथियों, तो एक चीज़ आती है वो होती है आपके, इसके अंतर्गत जो चीज़ पढ़ोगे वो पढ़ोगे साथियों विकास की अवस्थाएं। क्या पढ़ोगे? विकास की अवस्थाएं पढ़ोगे। तो सबसे पहले विकास की अवस्था पढ़ने के लिए आपको कम से कम अभिवृद्धि और विकास होता है क्या, ये चीज़ भी पढ़नी पड़ेगी। तो आप जो चीज़ पढ़ोगे वो पढ़ोगे साथियों अभिवृद्धि एवं विकास। क्या पढ़ोगे? अभिवृद्धि एवं विकास पढ़ोगे। और अभिवृद्धि और विकास के बाद दोनों में अंतर क्या है, क्या अभिवृद्धि और विकास एक है या अलग है, अलग है तो कैसे, एक है तो क्या है। अभिवृद्धि को आप कई बार कोष की वृद्धि के नाम से भी जानते हैं। कोष की वृद्धि ही क्या कहलाती है साथियों? अभिवृद्धि कहलाती है। इसके बाद अब आप चीज़ पढ़ोगे विकास की अवस्थाएं। क्या पढ़ोगे साथियों? विकास की अवस्था पढ़ोगे। अब आपके चीज़ आ रही होगी दिमाग में कि विकास की अवस्था के अंतर्गत क्या क्या पढ़ोगे। तो विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शेषवा अवस्था पढ़ेंगे साथियों। कौन सी अवस्था पढ़ेंगे? शेषवा अवस्था पढ़ेंगे। और शेषवा अवस्था के भी दो भाग है, एक तो पूर्व शैशव अवस्था और एक उत्तर शैशव अवस्था।
तो इसमें भी दो चीज पढ़ोगे। एक तो क्या पढ़ोगे कि पूर्व शेषवावस्था क्या होती है, कहाँ से शुरुआत की गई इसकी, और उत्तर शेषवावस्था कहाँ से शुरुआत होती। तो ये रहेगी उत्तर शेषवावस्था। तो निश्चित आपको चीज समझ में आ रही होगी। इसके अलावा फिर आप इसमें सेकंड जो अवस्था पढ़ोगे वो पढ़ोगे बाल्यावस्था साथियों। क्या पढ़ोगे, बाल्यावस्था। और ये बाल्यावस्था भी दो भागों में है, एक तो है पूर्व बाल्यावस्था और दूसरी क्या है, उत्तर बाल्यावस्था। तो पूर्व बाल्यावस्था पढ़ोगे और एक चीज जो आप पढ़ोगे वो पढ़ोगे उत्तर बाल्यावस्था। क्या पढ़ोगे साथियों, उत्तर बाल्यावस्था। तीसरे नंबर की यदि मैं बात करता हूं तो उसमें आप जो चीज पढ़ोगे वो रहेगी आपकी किशोरावस्था। क्या रहेगी साथियों, तीसरे नंबर की जो अवस्था है वो है किशोरावस्था। और इसको भी दो भागों में बांटा गया है कि कौन कौन से दो भाग है, तो वो निश्चित आपको समझ में आ रहा होगा। एक तो है आपके पूर्व किशोरावस्था, कौन सा है, पूर्व किशोरावस्था है। और दूसरे नंबर की यदि हम बात करते हैं तो वो है उत्तर किशोरावस्था। क्या है, उत्तर किशोरावस्था। आपको दिखाई दे रहा होगा निश्चित रूप से, ऐसे व्हाइट बोर्ड के श्याम पट पर जो अंकित में कुछ चीज लिख रहा हूँ। तो पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था, इसके अंतर्गत भी आप बहुत सारी और चीजें भी पढ़ोगे कि किशोरावस्था में और क्या क्या चीजें हैं। अब इसमें क्या होता है कि कई बार आपके पाठ्यक्रम में एक शब्द दिया होता है साथियों, वो है आयाम। पाठ्यक्रम में क्या शब्द दिया है, आयाम शब्द दिया है। कि पाठ्यक्रम में एक शब्द दिया जाता है कि विकास के आयाम भी दिया है। अब विकास के आयाम की यदि मैं बात करता हूं तो विकास के कौन कौन से आयाम होते हैं। अब शेषवावस्था में भी कौन कौन से आयाम है, ये सारा का सारा आप पढ़ोगे कि शेषवावस्था में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और शैक्षिक विकास, ये जो पांच है वो शेषवावस्था के, ये सारा का सारा आप बाल्यावस्था में पढ़ोगे, किशोरावस्था में भी पढ़ोगे। तो निश्चित रूप से आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि बाल विकास का इतिहास क्रम से शुरुआत होगी। फर्स्ट यूनिट जो विकास के सिद्धांत पढ़ोगे, विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ोगे, बाल विकास में परिवार का योगदान पढ़ोगे, बाल विकास में विद्यालय का योगदान पढ़ोगे, अभिवृद्धि और विकास पढ़ोगे, विकास की अवस्थाएं पढ़ोगे, विकास के आयाम पढ़ोगे। उसके बाद भी साथियों ये मान के चलिएगा आपकी फर्स्ट यूनिट अभी भी कंप्लीट नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे अब क्या पढ़ना है सर, तो बात आती है इसके बाद आपका जो और इसमें जो चीज है वो है, सबसे पहले आपने कहाँ से पढ़ना शुरू किया कि बाल विकास से शुरू किया, इतिहास क्रम से विकास के सिद्धांत पढ़े, विकास को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े, बाल विकास में परिवार का योगदान पढ़ा, बाल विकास में विद्यालय का योगदान पढ़ा, अभिवृद्धि और विकास को पढ़ा और विकास की अवस्थाएं पढ़ी। 8वें नंबर पर आप फिर आपने विकास के आयाम पढ़े और 90वें नंबर पर आकर जो आप चीज पढ़ोगे साथियों वो है वंशानुक्रम। क्या पढ़ोगे, वंशानुक्रम। और इसके साथ आपको पढ़ना होगा वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण क्या होता है, किसे कहते हैं वंशानुक्रम। कई बार आप कह देते हो कि वंशानुक्रम हम क्या है कि अनुवांशिकता को ही वंशानुक्रम कह देते हैं, यानी माता पिता के द्वारा जो गुण संतान को हस्तांतरित किए जाते हैं उसे वंशानुक्रम कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम यूं भी कह सकते हैं वे सभी तत्व जो बालक को अपने माता पिता अथवा पूर्वजों से प्राप्त होते हैं वे तत्व, उन्हें ही हम वंशानुक्रम कहते हैं। वंशानुक्रम का अर्थ पढ़ोगे, वंशानुक्रम को लेकर कौन कौन से जो विद्वान हुए जिन्होंने वंशानुक्रम को परिभाषित किया साथियों वो पढ़ोगे। इसके अलावा इसमें वंशानुक्रम के सिद्धांत और नियम पढ़ोगे। वंशानुक्रम के अंतर्गत बहुत सारे सिद्धांत है, जब हम पाठ्यक्रम को पूरा करेंगे
पढ़ाएंगे आपको एक एक टॉपिक, तो उसमें बहुत सारे सिद्धांत पढ़ेंगे, जैसे बीज कोष का नियम किसने दिया, या फिर समानता का नियम किसने दिया, विभिन्नता का नियम किसने दिया, प्रत्यागमन का नियम किसने दिया, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम किसने दिया, या मेंडल का नियम किसने दिया। ये सारा का सारा नियम वंशानुक्रम में पढ़ोगे। वातावरण में जो चीज पढ़ोगे, वातावरण का अर्थ पढ़ोगे, वातावरण के प्रकार पढ़ोगे, ये सारा का सारा जब आपका पूरा होगा तो आप यह मत मानिएगा कि आपका फर्स्ट यूनिट पूरी हो गई। इसके अलावा यदि मैं बात करता हूं तो 10वें नंबर पर आप आते आते जो चीज पढ़ोगे वो रहेंगे 2 विकास के अंतर्गत नैतिक विकास को समझाने के लिए, और इसके अलावा 2 सिद्धांत ऐसे लोकप्रिय हुए हैं जिसका संबंध आपके बाल विकास से ही रहा है। तो एक तो आप पढ़ोगे इसमें जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। क्या पढ़ोगे साथियों? जीन पियाजे का, जीन था जो प्याज खाता था, याद रह जाएगा साथियों नाम, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यहीं पढ़ोगे आप। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ोगे। और इसके अलावा एक आपका नाम आता है कोलबर्ग। किसका नाम आता है साथियों? कोलबर्ग का नाम आता है। तो कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जो है वो भी इसी में पढ़ोगे। तो कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, तो नैतिक विकास का सिद्धांत जो किसने दिया साथियों? नैतिक विकास का सिद्धांत आपको देने वाला जो व्यक्ति था वो था कोलबर्ग, जिसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। तो निश्चित आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि फर्स्ट यूनिट में आपके क्या क्या टॉपिक है, कि बाल विकास से शुरुआत है। एक बार वापस दोहरा रहा हूँ, फर्स्ट यूनिट से पहले भी आपको बहुत सारी चीज़ पढ़नी है, क्योंकि आप जिस रिट में सफल होना चाहते हो तो निश्चित उसके लिए आपका आधार क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। ऊपर ऊपर से नहीं, आपको डीपली से पढ़ना पड़ेगा यदि आपको शिक्षक बनना है। तो फर्स्ट यूनिट से पहले आप जो एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ रहे थे वो मनोविज्ञान क्या है, उद्भव क्या है, शिक्षा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, ये सारी चीज़ पढ़ोगे। उसके बाद आपकी शुरुआत होगी बाल विकास का इतिहास क्रम से, विकास के सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बाल विकास में परिवार का योगदान, विद्यालय का योगदान, अभिवृद्धि और विकास, विकास की अवस्थाएं, विकास के आयाम, वंशानुक्रम और वातावरण, और जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत और नैतिक विकास का सिद्धांत। तब ये मान के चलेगा आपकी पहली यूनिट पूरी होगी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो ये तो बात हो रही थी साथियों कि आप जो चीज़ पढ़ोगे फर्स्ट यूनिट में ये सारी की सारी। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड यूनिट की। किसकी बात करते हैं साथियों? कि सेकेंड यूनिट के अंतर्गत क्या क्या चीज़ है, सेकेंड यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ना है, उस पर हम चर्चा करते हैं। कि फर्स्ट यूनिट में आपने सोचा कि इतनी सारी चीज़ पढ़नी है, तो आपके दिमाग में निश्चित रूप से ये आ रहा होगा कि सेकेंड यूनिट में आप और क्या क्या पढ़ोगे। तो हम बात कर रहे हैं सेकेंड यूनिट में जो कि शुरुआत होगी आपकी कहाँ से होगी साथियों? वो होगी कहाँ से? अधिगम से होगी। किससे होगी साथियों? अधिगम से आपकी शुरुआत होगी सेकेंड यूनिट में। तो देखिएगा एक बार इस तरफ कि यूनिट जो है सेकेंड यूनिट, किसकी बात कर रहा हूँ साथियों? यूनिट सेकेंड की बात कर रहा हूँ। और इसमें जो शुरुआत होगी वो होगी अधिगम से। कहाँ से होगी? अधिगम से होगी। यदि आपसे मैं पूछता हूँ अधिगम किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे? क्या होता है अधिगम? किसे कहते हैं अधिगम? सबको जिंदगी में गम तो है, लेकिन अधिगम नहीं है। केवल गम है आपको, सिलेक्शन नहीं हो रहा तो गम, पड़ोसी का हो गया तो गम। तो कहीं ना कहीं आपको जिंदगी में क्या है? गम तो है। और यदि आपको कोई चोट दे रहा है, चोट पहुंचा रहा है, तो आप उसे तह जिंदगी क्या करते हो? याद रखते हो। उसी तरह यदि आपने ज़िंदगी में कोई बात सीख ली तो उसे भी आप क्या रखते हो? तह जिंदगी याद रखते हो। तो अधिगम को आपने क्या कहा कि सीखना कहा। सीखने को क्या कहता है कि अंग्रेजी में लर्निंग का, कई बार कहते हैं ना लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना भी हम बोल सकते हैं।
इसका मतलब अधिगम होता क्या है, किसे कहते हैं। यदि मनोवैज्ञानिक शब्दावली में हम पढ़ेंगे तो निश्चित आप जब इसको पढ़ेंगे तो उसमें हम निश्चित इस बात को दोहराएंगे कि अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया होती है साथियों, जिसके द्वारा व्यक्ति परिपक्वता की ओर बढ़ते हुए अपने व्यवहार में क्या करता है, स्थायी जो परिवर्तन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। तो इसमें आप क्या क्या पढ़ोगे, जब हम पढ़ेंगे उस समय तो और डीपली चर्चा करेंगे। अभी केवल मैं बात करता हूँ अधिगम। यदि मैं यहाँ आपको एक कोई क्वेश्चन पूछ कर बात करता हूँ कि ये अधिगम है या नहीं है, तो आपका उत्तर क्या हो सकता है। यदि बाई चांस एक बार क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अधिगम है और ऑप्शन दे दिया जाए सकारात्मक व नकारात्मक, दूसरा विद्यार्थी आधारित, तीसरा पाठ्यक्रम आधारित और डी ऑप्शन दे दिया शिक्षक आधारित। ये इस तरह से यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए साथियों कि अधिगम है, तो आपका क्या आंसर होगा, क्योंकि आप अधिगम को पढ़ रहे हो तो कई बार वहाँ व्यावहारिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। तो अधिकतर आप क्या कहोगे कि अधिगम क्या होता है कि विद्यार्थी आधारित। ये उत्तर अगर आप देते हो तो आपका साथियों गलत होगा। यदि आप उत्तर देते हो पाठ्यक्रम, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। शिक्षक आधारित मानते हो तो ये भी क्या है, गलत। तो अधिगम क्या है, ये क्वेश्चन जो है अधिगम की विशेषताओं से पर आधारित है। अधिगम सकारात्मक और नकारात्मक भी हो सकता है। तो यहाँ आपका एक व्यावहारिक क्वेश्चन पूछने के पीछे जो मेरा उद्देश्य था साथियों, वो केवल इतना था कि अधिगम की प्रकृति को आपको जानना अति आवश्यक है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें आप जो जो चीज़ पढ़ोगे, क्या क्या पढ़ोगे अधिगम में, तो वो पढ़ोगे अधिगम का अर्थ क्या होता है, अधिगम का प्रारूप क्या होता है, अधिगम के सोपान क्या क्या होते हैं, इनमें ये सारी की सारी चीज़ पढ़ोगे। तो हम बात कर रहे हैं अधिगम का अर्थ पढ़ोगे, उसके बाद अधिगम की का अर्थ, या हम यूँ कह सकते हैं इसकी परिभाषाएं भी पढ़ोगे। कौन कौन सी परिभाषाएं, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुआ है साथियों। इसके अलावा इसमें आप जो और चीज़ पढ़ोगे वो है अधिगम की विशेषताएं पढ़ोगे कि अधिगम की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। इसके अलावा इसमें और जो चीज़ पढ़ोगे वो रहेगा अधिगम के सोपान पढ़ोगे कि कौन कौन से अधिगम के सोपान होते हैं जिस पर अधिगम की प्रक्रिया टिकी रहती है। इसके अलावा इसमें अधिगम की विधियाँ भी पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, अधिगम की विधियाँ पढ़ोगे कि अधिगम की कौन कौन सी विधियाँ होती, मेथड होते हैं। फिर इसमें पढ़ोगे अधिगम का वक्र पढ़ोगे साथियों। क्या पढ़ोगे, अधिगम का वक्र। और इसके अलावा अधिगम का अंतरण पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, अधिगम का अंतरण। तो अधिगम में आप जो चीज़ पढ़ोगे वो अधिगम का अर्थ है, अधिगम की परिभाषाएं हैं, अधिगम की विशेषता है, अधिगम के सोपान हैं, अधिगम की विधियां हैं, अधिगम का वक्र है और अधिगम का अंतरण है। मैं दोबारा कह रहा हूँ साथियों, आपको इतना डीपली, जो कि आपको उदयपुर का ये जो कंपटीशन कोर्स ऐप है उसी पर ही आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। तो अधिगम का अंतरण क्या होता है, अधिगम के अंतरण किसे कहते हैं, अंतरण के कौन कौन से प्रकार है, ये भी इसमें पढ़ोगे। इसके अलावा इसमें और एक चीज़ है, वो है साथियों अधिगम के सिद्धांत पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, अधिगम के सिद्धांत भी पढ़ोगे। अब आपको ये चीज़ दिमाग में आ रही होगी कि अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से होते हैं। तो अधिगम के सिद्धांतों को यदि देखा जाए तो 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। कौन कौन से, एक तो होता है व्यवहारवादी,
दूसरा होता है संज्ञानवादी और तीसरा होता है निर्मितवाद। आपके यहाँ जो पाठ्यक्रम में है वृत्त शिक्षक भर्ती की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो उसमें व्यवहारवाद और संज्ञानवाद है। तो अधिगम के सिद्धांत में आप जो पढ़ोगे, अधिगम के सिद्धांत उसमें दो होंगे, एक तो होगा व्यवहारवादी और व्यवहारवाद के अंतर्गत तो आप जो सिद्धांत पढ़ोगे उसमें एक नाम आएगा थॉर्नडाइक। कई बार बच्चा कहता है कि सर थॉर्नडाइक को याद कैसे करें, कि थान के ऊपर डाकने भूतने भगाने वाला का क्या नाम है, कि थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक ने कौन सा सिद्धांत दिया, कि उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत दिया, ये पढ़ोगे। फिर इसमें आप जो पढ़ोगे पावलो पढ़ोगे, पाव दूध लेकर काम चलाता था पावला। स्किनर का सिद्धांत पढ़ोगे, और यदि देखा जाए हल का सिद्धांत पढ़ोगे, और यदि देखा जाए तो एडविन, एक नाम आता है एडविन गुथरी, इसका सिद्धांत पढ़ोगे। और फिर आता है व्यवहारवाद के बाद संज्ञानवाद। क्या आता है साथियों, संज्ञानवादी। तो संज्ञानवादियों में क्या क्या है, कौन कौन थे, तो इसमें जो चीज़ पढ़ोगे वो मैक्स वर्दीमान पढ़ोगे आप। मैथमेटिक्स लेके वर्दी पहन के मर गया था, इसलिए क्या नाम पड़ गया, मैक्स वर्दीमान, याद रह जाएगा। कॉलर को पढ़ोगे, इसके अलावा कोफ का पढ़ोगे, और यदि देखा जाए गिने का सिद्धांत पढ़ोगे, इसके अलावा कुर्त लेविन का सिद्धांत पढ़ोगे, और यदि देखा जाए तो बांडूरा का सिद्धांत पढ़ोगे, और यदि देखा जाए टोलमैन का सिद्धांत पढ़ोगे। ये सारे के सारे संज्ञानवाद में पढ़ोगे साथियों। तो अधिगम के अंतर्गत इतनी सारी चीज पढ़ोगे तब आपका अधिगम का टॉपिक पूरा नहीं हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे इतना पढ़ा तो भी अधिगम का टॉपिक पूरा नहीं हो रहा, तो और क्या चीज शेष बाकी रह गई। अधिगम के अंतर्गत और जो चीज शेष रही है वो है साथियों, क्या, चिंतन अधिगम पढ़ोगे इसमें। और क्या पढ़ोगे, चिंतन अधिगम। चिंता सब करते हो, चिंतन कोई नहीं करता है ना। तो चिंतन अधिगम होता क्या है, चिंतन अधिगम कहते हैं किसे हैं, चिंतन अधिगम की प्रक्रिया क्या होगी, चिंतन अधिगम की कौन कौन सी विषय वस्तु या सामग्री होगी, चिंतन अधिगम के प्रकार कौन कौन से हैं, चिंतन अधिगम की विशेषता क्या है, ये सारे के सारे इसमें पढ़ोगे। तो देखिएगा चिंतन अधिगम में क्या पढ़ोगे, चिंतन अधिगम के अंतर्गत जो चीज आप पढ़ोगे उसमें सबसे पहले चिंतन अधिगम का अर्थ पढ़ोगे साथियों। उसके बाद चिंतन अधिगम की विषय वस्तु क्या पढ़ोगे, चिंतन अधिगम की सामग्री हम बोल सकते हैं। उसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे इसमें चिंतन अधिगम के प्रकार पढ़ेंगे। उसके अलावा चिंतन की विषय वस्तु, या चिंतन की विषय वस्तु आपने पहले पढ़ ली, तो चिंतन की विशेषताएं पढ़ोगे। तो चिंतन अधिगम का अर्थ, परिभाषाएं, चिंतन अधिगम की सामग्री, चिंतन अधिगम के प्रकार, चिंतन की विशेषताएं, चिंतन अधिगम के सोपान भी पढ़ोगे। इसके अलावा फिर यदि हम बात करते हैं चिंतन अधिगम के अलावा, तो साथियों एक आता है समस्या समाधान अधिगम। क्या आता है, समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम में जो चीज पढ़ोगे, समस्या समाधान अधिगम होता क्या है, समस्या समाधान अधिगम का प्रारूप क्या है, समस्या समाधान अधिगम जो है, समस्या समाधान अधिगम की कौन कौन सी विधियां होती है, समस्या समाधान अधिगम की क्या विशेषता है, क्या गुण है, क्या दोष है, तो ये सारा का सारा पढ़ोगे। तो देखिएगा इसमें आप जो चीज़ पढ़ोगे वो है समस्या
समाधान, समस्या समाधान अधिगम का अर्थ पढ़ोगे। उसके अलावा इसकी परिभाषाएं पढ़ोगे। उसके अलावा समस्या समाधान अधिगम की विधियां पढ़ोगे कि कौन कौन सी विधि है। इसके अलावा समस्या समाधान अधिगम के गुण व दोष, ये सारी की सारी चीज इसमें पढ़ोगे। तब आपकी चीज आएगी कि चिंतन अधिगम क्या हो गया, समस्या समाधान अधिगम क्या हो गया। अभी भी साथियों आपका सेकंड यूनिट पूरा नहीं हुआ है, तो एक बार स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास कीजिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया होगा आपने। अब हम बात करते हैं तो सेकंड यूनिट में और क्या चीज शेष बची है। तो सेकंड यूनिट में और जो शेष चीज बची है तो उसमें आपका जो टॉपिक है साथियों सेकंड यूनिट में, वो एक और चीज जो शेष बाकी रह गई थी वो है अधिगम के अंतर्गत अभिप्रेरणा। क्या है? अभिप्रेरणा आपका एक छोटा सा टॉपिक बाकी है इसमें। इसका मतलब अभी भी सेकंड यूनिट आपकी पूरी नहीं। तो अधिगम में आपका कौन सा टॉपिक शेष रह गया, वो है अभिप्रेरणा। सेकंड यूनिट में क्या है साथियों, वो है अभिप्रेरणा टॉपिक रहेगा। तो निश्चित आपको चीज समझ में आ रही होगी। सेकंड यूनिट में जो आप चीज पढ़ोगे वो रहेगी अभिप्रेरणा। क्या होती है अभिप्रेरणा, किसे कहते हैं, अभिप्रेरणा का अर्थ क्या होता है, अभिप्रेरणा की परिभाषाएं कौन कौन सी है, अभिप्रेरणा के कौन कौन से तत्व होते हैं, अभिप्रेरणा का चक्रीय रूप क्या होता है, अभिप्रेरणा के प्रकार क्या है, अभिप्रेरकों का वर्गीकरण क्या होता है, अभिप्रेरणा के सिद्धांत क्या है, अभिप्रेरणा का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्व क्या है, अभिप्रेरणा बालकों में अभिप्रेरणा बढ़ाने में शिक्षक का क्या योगदान है। ये सारा का सारा चीज इसमें पढ़ोगे। तो निश्चित आपको चीज समझ में आ गई हो गई कि अभिप्रेरणा में आप जो चीज पढ़ोगे, सबसे पहले आप पढ़ोगे अभिप्रेरणा का प्रारूप पढ़ोगे साथियों। क्या पढ़ोगे? प्रारूप। इसके अलावा फिर इसमें आप जो चीज पढ़ोगे वो पढ़ोगे अभिप्रेरणा का अर्थ। क्या पढ़ोगे? अभिप्रेरणा का अर्थ पढ़ोगे, इसकी परिभाषा पढ़ोगे, अभिप्रेरणा के तत्व पढ़ोगे कि कौन कौन से तत्व। इसके अलावा फिर पढ़ोगे अभिप्रेरकों का वर्गीकरण। क्या पढ़ोगे? अभिप्रेरकों का वर्गीकरण। और यदि देखा जाए अभिप्रेरकों के वर्गीकरण के बाद अभिप्रेरणा के प्रकार पढ़ोगे और इसमें अभिप्रेरणा के सिद्धांत पढ़ोगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अभिप्रेरणा के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। जब हम इसको पढ़ेंगे तब उन सिद्धांतों का उल्लेख करेंगे। जैसे यदि देखा जाए तो अभिप्रेरणा में मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया वो पढ़ोगे, अभिप्रेरणा में मांग का सिद्धांत किसने दिया वो पढ़ोगे, चालक का सिद्धांत किसने दिया वो पढ़ोगे, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसने दिया वो पढ़ोगे और मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया वो पढ़ोगे। इसके अलावा फिर इसमें एक चीज आती है साथियों, वो रहेगी अभिप्रेरणा का अधिगम प्रक्रिया में महत्व। अधिगम प्रक्रिया में
महत्व। तो अभिप्रेरणा का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कितनी इम्पोर्टेंसी है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का कितना योगदान है, ये सारा का सारा आप जब चीज़ पढ़ोगे तो ये मान के चलिएगा अब जाके आपकी सेकंड यूनिट क्या हो जाएगी पूरी। तो शुरुआत कहाँ से हुई? सेकंड यूनिट अधिगम के अर्थ से शुरू हुई, परिभाषा आई, अधिगम के सोपान आए, अधिगम का वक्र आया, अधिगम की विधियाँ आई, अधिगम का अंतरण आया, अधिगम के सिद्धांत आए और उसके अंतर्गत भी बहुत सारे सिद्धांत पढ़े, व्यवहारवादी और संज्ञानवाद। उसके बाद चिंतन अधिगम आया, फिर समस्या समाधान अधिगम आया और उसके बाद आपके सामने आई अभिप्रेरणा। ये जब पूरा पढ़ोगे तब आपकी सेकंड यूनिट क्या हो जाएगी साथियों? सेकंड यूनिट पूरी हो जाएगी। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो निश्चित आपको चीज़ समझ में आ गई होगी कि सेकंड यूनिट में ये सारी चीज़ है। अब हम बात करेंगे कि थर्ड यूनिट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो थर्ड यूनिट में और क्या क्या आपको पढ़ना पड़ेगा, तो बात करते हैं साथियों थर्ड यूनिट की। कौन सी यूनिट की? कि बाल विकास और शिक्षा शास्त्र नामक आपका जो टॉपिक है, जिसे आपका हम विषय मानते हैं, उसमें थर्ड यूनिट में आपको क्या क्या चीज़ पढ़ने को पड़ेगी। तो थर्ड यूनिट की यदि मैं बात करता हूं तो देखिएगा थर्ड यूनिट में हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो है यूनिट कौन सी साथियों? वो है यूनिट यानी कि इकाई 3 में आप क्या पढ़ोगे। तो तीसरी इकाई की यदि मैं बात करता हूं तो सबसे पहले आप जो तीसरी इकाई में आप पढ़ने जा रहे हो वो रहेगा साथियों व्यक्तिक विभिन्नता। क्या रहेगी? व्यक्तिक विभिन्नता पढ़ोगे। इसमें क्या पढ़ोगे? व्यक्तिक विभिन्नता पढ़ोगे साथियों। तो देखिएगा व्यक्तिक विभिन्नता होती क्या है, किसे कहते हैं। व्यक्तिक विभिन्नता की यदि मैं बात कर रहा हूं तो व्यक्तिक विभिन्नता में आप क्या क्या पढ़ोगे। सबसे पहले आप जो इसमें चीज़ पढ़ोगे तो देखिएगा व्यक्तिक विभिन्नता का प्रारूप, अर्थ और परिभाषा, ये चीज पढ़ोगे। दूसरे नंबर की यदि मैं बात करता हूं तो इसमें आप जो चीज पढ़ोगे वो पढ़ोगे व्यक्तिक विभिन्नता के प्रकार पढ़ोगे कि व्यक्तिक विभिन्नता के कौन कौन से प्रकार होते हैं। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आप जो चीज पढ़ोगे वो पढ़ोगे व्यक्तिक विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक पढ़ोगे। इसके अलावा चौथे नंबर की यदि हम बात करते हैं साथियों तो व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारकों के अलावा व्यक्तिगत विभिन्नता की कौन कौन सी विधियां होती है। क्या पढ़ोगे? व्यक्तिगत विभिन्नता की विधियां पढ़ोगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता की कौन कौन सी विधियां होती है जिसके आधार पर व्यक्तिगत विभिन्नता को मापा जाता है। तो थर्ड यूनिट में शुरुआत होगी व्यक्तिगत विभिन्नता से। व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रारूप, अर्थ, इस शब्द को देने वाला, व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार, व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक या कारण और व्यक्तिगत विभिन्नता की विधियां। तो थर्ड यूनिट की शुरुआत यहाँ से होगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, बात कर रहे थे साथियों कि थर्ड यूनिट में जो चीज़ आप पढ़ रहे हो वो व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ पढ़ रहे हो। उसके बाद उसके प्रारूप को पढ़ा, परिभाषाएं पढ़ी, व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार पढ़े, व्यक्तिगत विभिन्नता को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े और व्यक्तिगत विभिन्नता की विधियां पढ़ी। इसके अलावा
इस थर्ड यूनिट में और जो चीज़ पढ़ोगे उसमें सबसे पहले यदि देखा जाए सेकंड नंबर की यदि मैं बात करता हूँ साथियों, तो उसमें आप जो चीज़ पढ़ने जा रहे हो वो आएगी व्यक्तित्व होता क्या है। तो थर्ड यूनिट के अंतर्गत पहले तो आपने पढ़ी व्यक्तिगत विभिन्नता, और अब आप जो चीज़ पढ़ोगे इसमें सेकेंड पॉइंट जो पढ़ोगे यूनिट थर्ड के अंदर, कौन सी इकाई 3 के अंतर्गत जो चीज़ पढ़ोगे थर्ड यूनिट के अंतर्गत वो रहेगा आपके व्यक्तित्व पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे साथियों? व्यक्तित्व पढ़ोगे। व्यक्तित्व होता क्या है, किसे कहते हैं व्यक्तित्व? व्यक्तित्व को अंग्रेजी में पर्सनालिटी कहते हैं। ये पर्सनालिटी शब्द कहाँ से निकला, कैसे निकला, पर्सनालिटी शब्द को देने वाला व्यक्ति कौन था, और व्यक्तित्व का अध्ययन मनोविज्ञान की किस शाखा में किया जाता है, इन सब का अध्ययन अध्यापन करोगे। तो इसमें जो चीज़ आप पढ़ने जा रहे हो साथियों, तो सबसे पहले इसमें जो चीज़ पढ़ोगे वो रहेगी व्यक्तित्व का अर्थ पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? व्यक्तित्व का अर्थ। और यदि देखा जाए तो इसमें व्यक्तित्व का अर्थ के बाद इसकी परिभाषाएं पढ़ोगे। और यदि देखा जाए तो इसमें पढ़ोगे व्यक्तित्व की विशेषताएं पढ़ोगे कि व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, या फिर हम यूँ के कि व्यक्तित्व के अंतर्गत कौन कौन से गुण होते हैं। इसके अलावा फिर आप पढ़ोगे व्यक्तित्व के प्रकार। अब आप चीज़ समझ रहे होंगे साथियों कि व्यक्तित्व के प्रकार की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो व्यक्तित्व का प्रकार एक नहीं है, अपितु बहुत सारे व्यक्तित्व के प्रकार है जो अलग अलग जितने भी दृष्टिकोण के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया। जैसे पाश्चात्य दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का प्रकार, उसके अलावा सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का प्रकार, इसके अलावा भारतीय दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का प्रकार, फिर आधुनिक दृष्टिकोण के आधार पर व्यक्तित्व का प्रकार। तो बहुत सारे प्रकार है जो अलग अलग व्यक्तियों ने दिए हैं, उन सब के प्रारूप को आप अध्ययन करोगे। इसके अलावा इसमें और जो चीज़ पढ़ोगे वो रहेगी व्यक्तित्व के प्रकार के बाद व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक। व्यक्तित्व को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो प्रभावित करने वाले कारक पढ़ोगे, या हम यूँ कह सकते हैं कौन कौन से कारण हो सकते हैं। इसके अलावा और इसमें जो चीज़ पढ़ोगे साथियों वो रहेगी व्यक्तित्व के सिद्धांत। व्यक्तित्व के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं, जिसमें आप मनोविश्लेषण का सिद्धांत पढ़ोगे। इसके अलावा व्यक्तित्व के अंतर्गत आप मांग का सिद्धांत भी पढ़ोगे। इसके अलावा व्यक्तित्व के अंतर्गत मांग के सिद्धांत के अलावा आप विशेषक का सिद्धांत भी पढ़ोगे। इसके अलावा और यदि देखा जाए शरीर संरचना का सिद्धांत भी पढ़ोगे, और भी बहुत सारे सिद्धांत हैं जिसमें जब हम इसको पढ़ाएंगे उस समय और अधिक चर्चा करेंगे साथियों। इसके अलावा इसमें और चीज़ पढ़ोगे वो रहेगी व्यक्तित्व, बहुत ही महत्वपूर्ण है, व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियां पढ़ोगे। व्यक्तित्व मापन की प्रमुख विधियां पढ़ोगे। और व्यक्तित्व मापन की यदि विधियों की बात कर रहा हूं साथियों, तो सबसे पहले व्यक्तित्व मापन की विधियों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया साथियों? 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। वो कौन कौन से 3 भाग है? तो आप जो चीज पढ़ोगे उसमें तो सबसे पहला पढ़ोगे प्रक्षेपण। प्रक्षेपण पद्धति पढ़ोगे। दूसरा वस्तुनिष्ठ पद्धति पढ़ोगे साथियों।
तीसरे नंबर पर आप व्यक्तिनिष्ठ पढ़ोगे या आत्मनिष्ठ पढ़ोगे। व्यक्तिनिष्ठ पद्धति, तो व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी पद्धतियां होती है, उनको 3 भागों में बांटा गया। प्रक्षेपण पद्धति, वस्तुनिष्ठ पद्धति और व्यक्तिनिष्ठ पद्धति। अब प्रक्षेपण के अंतर्गत कौन कौन सी पद्धतियां, वो सारा का सारा आप पढ़ोगे। जिस समय मैं पढ़ाऊंगा उस समय चर्चा करूंगा। जैसे टीएटी परीक्षण है, सीएटी परीक्षण है, आईबीटी टेस्ट है, एसएटी परीक्षण है, एससीटी परीक्षण है, एफडब्ल्यूआईडी परीक्षण है, या वाक्य पूर्ति परीक्षण है, या फिर हम यूं के सहचर्य पद्धति, सारी की सारी। वस्तुनिष्ठ पद्धतियों में जो आप पढ़ोगे, जिसके अंतर्गत शारीरिक परीक्षण है, क्रम निर्धारण मापनी है, और इसी देखा जाए तो निरीक्षण पद्धति है, या फिर हम यूं कह सकते हैं प्रश्नावली पद्धति है। व्यक्तिनिष्ठ में व्यक्ति इतिहास पद्धति पढ़ोगे, साक्षात्कार पद्धति पढ़ोगे, और इसे अंतर्दर्शन विधि में पढ़ोगे। इसमें तो निश्चित आपको चीज़ समझ में आ रही होगी साथियों कि व्यक्तित्व का अर्थ होता क्या है, कौन कौन सी डेफिनेशन है, व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषता होती है, व्यक्तित्व के कौन कौन से प्रकार है, व्यक्तित्व को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, व्यक्तित्व के सिद्धांत क्या है, और व्यक्तित्व मापन का विधियां कौन कौन सी होती है, कौन कौन से मेथडोलॉजी से आपकी पर्सनालिटी का मापन होता है। ऐसी क्या आन पड़ी कि व्यक्तित्व को आपके पाठ्यक्रम में रखा गया। क्या पर्सनालिटी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती है? तो निश्चित हम यूँ कह सकते हैं साथियों, ये जो पर्सनालिटी है ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को निश्चित प्रभावित करती। इसी कारण आपने देखा होगा कई बार आपने अपने दैनिक जीवन में, बच्चा स्कूल से आता है और उसकी मदर उसको लेकर बैठती है कि बेटा देख ये क्या है, ये एम है, और बच्चा क्या कहता है, नहीं मम्मा ये एम नहीं, ये है एम। इसका मतलब कहीं ना कहीं उस बच्चे का जो टीचर का प्रभाव, उसकी पर्सनालिटी का प्रभाव उस पर पड़ रहा है, तो निश्चित वो गलत को भी क्या है, सही मान रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तित्व का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निश्चित क्या रहता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव रहता है। तो निश्चित आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि व्यक्तित्व में इतने सारी चीज़ें पढ़ोगे हैं, और यहाँ से कई बार शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो निश्चित इसमें कई बार इसके प्रारूप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार डीपली भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम जब चर्चा करेंगे इस व्यक्तित्व को लेकर तो काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने निकल कर आएंगे। तो 3rd यूनिट में जो चीज़ पढ़ने जा रहे हो उसमें व्यक्तिगत भिन्नता पढ़ रहे हो, उसके बाद आप क्या पढ़ रहे हो, व्यक्तित्व। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए साथियों। अब हम 3rd यूनिट अभी भी आपकी पूरी नहीं हुई, तो आप सोच रहे होंगे अब क्या शेष बच गया सर। तो 3rd यूनिट के अंतर्गत एक टॉपिक और बचा है। उस टॉपिक की यदि मैं बात करता हूं तो सबसे पहले वो टॉपिक तो 3rd यूनिट का है साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें अब आप क्या पढ़ोगे, यदि मैं जिस टॉपिक की बात कर रहा हूं, इस टॉपिक की 3rd यूनिट में आप जो चीज़ पढ़ोगे वो रहेगा, वो टॉपिक उसी के समझ में आएगा साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसमें क्या है, बुद्धि। तो बिना बुद्धि के थोड़ी बैठे हो आप। इसका मतलब बुद्धि क्या होती है, किसे कहते हैं, बुद्धि का इतिहास क्रम क्या रहा, बुद्धि मापन कैसे होता है, बुद्धि मापन का इतिहास क्या रहा, इसके अलावा बुद्धि होती क्या है, बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि के प्रकार कौन से हैं, बुद्धि के सिद्धांत कौन से, ये सारा का सारा इसमें अध्ययन करोगे। तो बात कर रहा हूँ मैं 3rd यूनिट में जो तीसरा टॉपिक है वो रहेगा बुद्धि। तो इसमें जो चीज़ आप पढ़ोगे वो देखिएगा, बुद्धि का प्रारूप पढ़ोगे, बुद्धि का अर्थ पढ़ोगे,
इसकी परिभाषा पढ़ोगे, बुद्धि की विशेषता पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? विशेषता, कि बुद्धि में कौन कौन सी विशेषता होती है, बुद्धि में कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन से अपने देसी भाषा में लक्षण होते हैं। तो बुद्धि की क्या विशेषता, ये सारा का सारा पढ़ोगे। इसके अलावा फिर आप पढ़ोगे बुद्धि की विशेषता के बाद बुद्धि के प्रकार, जिसमें थॉर्नडाइक ने जो बुद्धि का प्रकार दिया, किसके साथ मिलकर दिया? गेरट के साथ मिलकर दिया। उसके अलावा और पढ़ोगे बुद्धि के सिद्धांत पढ़ोगे। बुद्धि के सिद्धांत की यदि मैं बात कर रहा हूं साथियों, तो बुद्धि के सिद्धांतों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भाग है? एक है कारकीय विचारधारा, दूसरा है प्रक्रिया उन्मुखी विचारधारा। एक तो है कारकीय विचारधारा, दूसरा प्रक्रिया उन्मुखी विचारधारा। कारकीय विचारधारा में क्या क्या है कि बुद्धि जो कारकों पर आधारित है, तत्व पर आधारित है, इस विचारधारा को देने वाले कौन कौन थे, वो सारे के सारे किसमें आएंगे साथियों? कारकीय विचारधारा में आएंगे। और ये तत्व के विरोधी हैं, प्रत्येक कार्य करने के लिए अलग प्रकार की बुद्धि का समर्थन करते हैं। तो निश्चित आपको उसकी समझ में आ गई होगी कि बुद्धि के सिद्धांत में क्या क्या पढ़ोगे। दो विचारधाराएं पढ़ोगे। अब कारकीय विचारधाराओं में क्या क्या होता है कि एक तत्व का सिद्धांत, द्वितत्व का सिद्धांत, त्रितत्व का सिद्धांत, समूहतत्व का सिद्धांत या बहुतत्व का सिद्धांत किसने दिया। इसके अलावा फिर इसमें गिलफोर्ड का बुद्धि सिद्धांत, या फिर हम यूँ कह सकते हैं एक नाम आता है और उस नाम से आप भली भांति से परिचित होंगे। और उसकी यदि मैं बात कर रहा हूँ, जिसने एक सिद्धांत दिया था, काफ़ी लोकप्रिय सिद्धांत हुआ था, और वो सिद्धांत जो था साथियों, जिसमें केटल का सिद्धांत भी काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। इसके अलावा एक हेब नाम का व्यक्ति आया, जिसने बुद्धि के और खे सिद्धांत दिया, और पदानुक्रमिक का सिद्धांत जो कि वनरवट के द्वारा दिया गया। इसके अलावा अब प्रक्रिया उन्मुखी विचारधारा में एक नाम आता है और उसका नाम था गार्डनर, जिसने बुद्धि के अंतर्गत बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, जो पिछली भर्ती परीक्षा में भी पूछा गया है। अब मैं बात करता हूँ, बुद्धि के सिद्धांत तो आप पढ़ोगे, इसके अलावा फिर आप पढ़ोगे बुद्धि मापन का इतिहास क्रम। बुद्धि मापन के इतिहास क्रम की यदि मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें आप जो लगभग जो चीज़ पढ़ोगे, वो सारा का सारा चीज़ पढ़ोगे कि बुद्धि मापन की शुरुआत कहाँ से हुई, बुद्धि मापन के कौन कौन से आयाम होते हैं, बुद्धि मापन को लेकर बुद्धि सूत्र किसने दिया, पहला मानसिक परीक्षण किसने बनाया, प्रथम संशोधन कब हुआ, बुद्धि लब्धि शब्द किसने दिया, बुद्धि सूत्र किसने दिया, मानसिक परीक्षण शब्द किसने दिया, फार्म बोर्ड परीक्षण शब्द किसने दिया, पहला मानसिक परीक्षण देने वाला कौन था, ये सारा का सारा चर्चा करोगे। इसके अलावा टर्बन के बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण भी आप पढ़ोगे, तब भी आपकी थर्ड यूनिट पूरी नहीं हो रही। तो आप सोच रहे होंगे और क्या रह गया, तो एक और जो चीज रह गई वो है साथियों संवेगात्मक बुद्धि। क्या रह गई? संवेगात्मक बुद्धि भी आपको पढ़नी पड़ेगी। ये संवेगात्मक बुद्धि जो है साथियों, ये मान के चलिएगा काफ़ी महत्वपूर्ण है। कारण ये है कि ये फर्स्ट ग्रेड का भी टॉपिक है,
इसके अलावा RS में भी ये टॉपिक है, इसके अलावा संवेगात्मक बुद्धि ही। यदि कोई विद्यार्थी अपने स्कूली जीवन में सफल हो रहा है तो उसके पीछे संवेगात्मक बुद्धि ही योगदान है। आप कितने इंटेलिजेंस हो इसका कोई महत्व नहीं रखता जब तक आपके संवेगात्मक बुद्धि प्रबल नहीं होती। तो संवेगात्मक बुद्धि शब्द किसने दिया, इसको लोकप्रिय किसने बनाया, इसको वैज्ञानिक दिशा किसने दी, संवेगात्मक बुद्धि होती क्या है और संवेगात्मक बुद्धि का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या महत्व है, ये सारा का सारा आप पढ़ोगे, तब जाके आपका 3rd यूनिट जो है साथियों ये पूरी हो जाएगी। तो 30 यूनिट में जो चीज़ आप पढ़ने जा रहे हो, सबसे पहले जो मैंने शुरुआत की वो थी व्यक्तिगत विभिन्नता से। अर्थ पढ़ा, प्रारूप पढ़ा, व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार पढ़े, प्रभावित करने वाले कारक पढ़े, व्यक्तिगत विभिन्नता का शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्व पढ़ा और व्यक्तिगत विभिन्नता की कौन कौन सी विधियाँ होती है। साथियों दोबारा कह रहा हूँ, केवल एकमात्र ये ऐप है जहाँ पर आपको डिटेल से साइकोलॉजी पढ़ने का अवसर मिलेगा। तो निश्चित आप इस चीज़ को मान के चलिएगा, आपको ऊपरी ज्ञान ये इस ऐप में नहीं दिया जाएगा। इस ऐप को यदि आप ज्वाइन करते हो तो ये मान के चलिएगा आपको डिटेल से पढ़ने का अवसर मिलेगा। इसके अलावा इसमें आप पढ़ोगे, व्यक्तित्व भी पढ़ोगे और बुद्धि भी पढ़ोगे, तब जाके आपका 30 यूनिट क्या हो जाएगी साथियों, पूरी कंप्लीट मानी जाएगी। अब मैं बात करता हूँ 4थी यूनिट की, उससे पहले एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो निश्चित आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करते हैं 4th यूनिट की। तो 4th यूनिट में क्या क्या है तो देखिएगा, 4th यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ। तो 4थी यूनिट में हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे तो वो देखिए, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर भी आने वाली है। अब आप सोच रहे हो कि कैसे आने वाली है, जब मैं यहाँ लिखूँगा तो निश्चित आपको आपके मोबाइल पर दिखाई देगी। तो बात हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 4th की। तो 4थी यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ने को अवसर मिलेगा। तो 4थी यूनिट की यदि मैं बात कर रहा हूँ, उसमें सबसे पहले आपको जो अवसर मिलेगा वो रहेगा साथी, क्यों क्या रहेगा 4थी यूनिट में, विशिष्ट बालक। क्या रहेगा, भाग 4 में आपको विशिष्ट बालक पढ़ने को मिलेगा। या आप सोच रहे होंगे कि विशिष्ट बालक होता क्या है पहले तो, क्योंकि आपकी यूनिट 4 में लिखा हुआ है विभिन्न अधिगम कर्ता, और उसका मतलब ही क्या है, विशिष्ट बालक ही है। तो विशिष्ट बालक होता क्या है, कई बार आप कह देते हो विशिष्ट बालक विशेष प्रकार का बालक होता है क्या साथी। विशिष्ट बालक से अभिप्राय उन बालकों से हैं जो सामान्य दर्जे के बालक से बहुत आगे या बहुत पीछे रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विशिष्ट बालक। एक हैरी बाकर नाम का व्यक्ति हुआ था, हैरी बाकर, उसने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था विशिष्ट बालकों का सामान्य परिचय। उसमें विशिष्ट बालकों की श्रेणियों को निर्धारित किया गया है। तो विशिष्ट बालक के अंतर्गत आप जो चीज़ पढ़ोगे, सबसे पहले आप पढ़ोगे विशिष्ट बालक आखिर होता क्या। तो देखिएगा, विशिष्ट बालकों का प्रारूप पढ़ोगे, उसके बाद फिर विशिष्ट बालकों के प्रकार पढ़ोगे, विशिष्ट बालकों की विशिष्ट बालक के प्रकार, उन प्रकार के अंतर्गत आप जो चीज़ पढ़ोगे कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो उसमें सबसे पहले आप जो चीज़ पढ़ोगे वो रहेगी साथियों प्रतिभाशाली बालक। और फिर उसमें पढ़ोगे पिछड़े बालक, फिर उसमें पढ़ोगे विकलांग बालक या निःशक्त बालक भी बोलते हैं। उसके बाद पढ़ोगे
मंदबुद्धि बालक। कौन सा? मंदबुद्धि बालक। उसके बाद अपराधी बालक। क्या? बाल अपराध, या हम यूं कह सकते हैं बाल अपराध। इसके अलावा फिर आप पढ़ोगे सृजनात्मक बालक। क्या पढ़ोगे? सृजनात्मक बालक या सृजनात्मकता पढ़ोगे। ये सारा का सारा पढ़ोगे तो आपकी चौथी यूनिट तो पूरी नहीं हो रही, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगा कि सृजनात्मक बालक होता क्या है, सृजनात्मक बालक किसे कहते हैं, सृजनात्मक बालकों की क्या विशेषता होती है, सृजनात्मक बालकों का प्रारूप क्या होता है, ये सारा का सारा। और इसी तरह प्रतिभाशाली बालक होता क्या, क्या विशेषता है, पिछड़े बालक होते हैं क्या है, पिछड़े बालकों के प्रकार क्या है, पिछड़ेपन के कौन कौन से कारक हो सकते हैं, और विकलांग बालक होता क्या है, विकलांग बालकों की श्रेणियां पढ़ोगे। मंदबुद्धि बालक होता क्या है, विशेषता पढ़ोगे। अपराधी बालक किसे कहते हैं, बाल अपराध का जनक किसे कहा गया, ये सारा का सारा आप पढ़ोगे। तब जाके आपका चौथी यूनिट में केवल विशिष्ट बालकों का एक टॉपिक पूरा होगा। तो चौथी यूनिट का एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम बात कर रहे हैं, आपने स्क्रीनशॉट लिया तो इसमें चौथी यूनिट में और क्या चीज़ है, तो और किसी चीज़ की यदि मैं बात करता हूं तो चौथी यूनिट में विशिष्ट बालकों के अलावा आपको 2 टॉपिक और पढ़ने हैं। उसमें एक टॉपिक का यदि मैं बात कर रहा हूं तो फर्स्ट टॉपिक तो आपने विशिष्ट बालक पढ़ा, और चौथी यूनिट में जो दूसरा टॉपिक है साथियों वो रहेगा कौन सा, वो रहेगा आपका अधिगम की कठिनाई। आप सोच रहे होंगे कि अधिगम की कठिनाई तो सेकंड यूनिट से तो नहीं है साथियों, ये थर्ड यूनिट के अंतर्गत, ये सॉरी आपके चौथी यूनिट के अंतर्गत इस चीज़ को डाली गई है कि अधिगम की कठिनाई होती क्या है, किसे कहते हैं अधिगम की कठिनाई, अधिगम की कठिनाई के कौन कौन से कारक होते हैं जिसके कारण अधिगम की कठिनाई होती है, इन सबको आप पढ़ोगे। इसके अलावा चौथी यूनिट में तीसरा जो पॉइंट है वो रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण आईएमपी टॉपिक है साथियों, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा गया, समायोजन। क्या होता है समायोजन, किसे कहते हैं, समायोजन का क्या प्रारूप है, समायोजन की कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। तो इसमें जो आप पढ़ोगे समायोजन में, तो देखिएगा कि समायोजन के अंतर्गत समायोजन का प्रारूप पढ़ोगे, फिर इसका अर्थ पढ़ोगे, परिभाषा पढ़ोगे, और समायोजित व्यक्ति की विशेषताएं पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे साथियों, समायोजित व्यक्ति की कौन कौन सी विशेषताएं होती वो पढ़ोगे। इसके अलावा मानसिक रोग पढ़ोगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मानसिक रोग कौन कौन से हैं, तो इसमें आप तनाव पढ़ोगे, दबाव पढ़ोगे, दुश्चिंता पढ़ोगे, बगनासा पढ़ोगे जिसे हम कुंठा भी कहते हैं साथियों। इसके अलावा एक आप जो पढ़ोगे वो क्या रहेगी, वो रहेगी द्वंद्व, जिसको हम संघर्ष भी कहते हैं। ये मानसिक रोग पढ़ोगे। इसके अलावा चौथे नंबर पर आप पढ़ोगे समायोजन की
मनोरचना। आप सोच रहे होंगे कि समायोजन की मनोरचना होती क्या है, किसे कहते हैं। यदि मैं मनोरचना के स्थान पर बात करूं कि समायोजन की रक्षा युक्ति, तो निश्चित आप चीज समझ में आ जाएगी कि समायोजन की मनोरचना को ही रक्षा युक्ति कहते हैं। तो समायोजन की मनोरचना को क्या कहा गया, रक्षा युक्ति कहा गया है। मनोरचना यानी कि समायोजन की रक्षा युक्ति, आत्मरक्षा तंत्र, समायोजन की पद्धति भी कह सकते हैं या समायोजन की विधि भी कह सकते हैं। मनोरचना को कितने भागों में बांटा गया, तो मनोरचना को लगभग 4 भागों में बांटा गया। अधिकतर गाइडों में आपके 2 भाग है, बिल्कुल गलत है साथियों। तो समायोजन की मनोरचना को कितने भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा गया। यही यदि आप एनसीईआरटी की किताब उठा के देखते हो तो वहाँ पर भी आपको 4 भाग परिलक्षित दिखाई देंगे। तो मनोरचना के 4 भाग कौन कौन से हैं, तो इसमें जो आप पढ़ोगे 4 भाग, तो देखिएगा सबसे पहले भाग की यदि मैं बात करता हूँ तो वो रहेगी प्रत्यक्ष पद्धति। क्या रहेगी, प्रत्यक्ष पद्धति पहला। दूसरा है अप्रत्यक्ष पद्धति, जो प्रत्यक्ष नहीं है। तीसरा जो रहेगा वो रहेगा क्षतिपूर्ति, और चौथा जो है साथियों वो है आक्रमणकारी पद्धति। तो समायोजन की लगभग 4 पद्धति बताई गई है। तो निश्चित आपको चीज समझ में आ रही होगी कि इसमें आपको समायोजन की मनोरचना में 4 चीज पढ़नी होगी। इसके अलावा फिर हम पढ़ेंगे इसमें चौथे नंबर की यदि मैं बात कर रहा हूं तो आप इसमें और क्या पढ़ोगे, ये पढ़ोगे समायोजन की प्रकार पढ़ोगे, और 5वें नंबर पर समायोजन की यदि हम बात कर रहे हैं तो समायोजन के प्रकार के अलावा मानसिक रोगों की शब्दावली पढ़ोगे। मानसिक रोगों की शब्दावली मैं एक बार पुनः कह देता हूं साथियों, ये मान के चलिएगा कोई भी संस्थान मानसिक रोगों की शब्दावली नहीं पढ़ाता है। आपको केवल आपको उदयपुर का ऑनलाइन ऐप जो ये है उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि मानसिक रोगों की शब्दावली होती क्या है, जिसमें आप क्या पढ़ोगे कि डिस्ग्राफिया क्या होता है, डिस्कैल्कुलिया क्या होता है, डिस्लेक्सिया क्या होता है, या फिर हम यूँ के हेलुसिनेशन क्या होता है, प्रोजेरिया क्या होता है, फोबिया क्या होता है, या फिर फोबिया को भित्ति रोग भी कहा गया, अल्माहज क्या होता है, ये सारा का सारा आप पढ़ोगे। बहुत सारी शब्दावली, लगभग आपको 10 से 20 के बीच में शब्दावली आपको लिखवाऊंगा, याद करवाऊंगा। तो निश्चित जब ये पूरा होगा, कहाँ से, विशिष्ट बालकों से लेकर की प्रकार से लेकर अधिगम की कठिनाई और समायोजन, तब ये मान के चलिएगा आपकी चौथी यूनिट क्या होगी, कंप्लीट। अभी भी आपका रिट का सिलेबस पूरा नहीं है। तो आप सोच रहे होंगे इतना कितना है सारा सिलेबस। तो अब आपका लास्ट और अंतिम पायदाने पर आप आ चुके हो, वो रहेगा 5वीं यूनिट। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5वीं यूनिट की मैं बात कर रहा हूं कि 5वीं यूनिट में क्या होगा कि 5वीं जो यूनिट है जो कि आपके बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की अंतिम यूनिट है, और इस अंतिम यूनिट के अंतर्गत यानी रिट की जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का जो सिलेबस है, जिसे आप मनोविज्ञान का सिलेबस भी कहते हैं रिट शिक्षक भर्ती में, तो 5वीं यूनिट में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो देखिएगा मैं बात कर रहा हूँ यूनिट 5वीं इकाई 5 की। इसमें आप जो सबसे पहले जो चीज़ पढ़ोगे वो पढ़ोगे एनसीएफ 2005। क्या पढ़ोगे साथियों, एनसीएफ 2005। आप सोच रहे हो ये क्या है,
नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अर्थात राष्ट्रीय पाठ्यचर्या क्या है साथियों? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है या पाठ्यक्रम है ये 2005। इसके निर्माणकर्ता कौन थे? इसका प्रारूप किसने निर्धारण किया? इसके अलावा यदि हम बात करते हैं एनसीएफ 2005 के उद्देश्य क्या है, एनसीएफ 2005 की आवश्यकता क्यों हुई, एनसीएफ 2005 का महत्व क्या है, एनसीएफ 2005 के निर्माण में कौन कौन से बाधक तत्व रहे, इन सब के बारे में हम और आप पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट के अंतर्गत अर्थात सेकेंड पॉइंट जो है, 5वीं यूनिट का जो सेकेंड पॉइंट है वो रहेगा आपका, क्या रहेगा साथियों? एनसीएफ 2005 आप पढ़ लोगे तो ये मान के चलिएगा आपकी इसमें एक और चीज है, वो है मापन व मूल्यांकन। मापन मूल्यांकन होता क्या है, मापन मूल्यांकन का इतिहास क्रम क्या रहा है, मापन मूल्यांकन में सतत मापन और सतत मूल्यांकन भी आता है, इसमें आंकलन भी आता है। मापन मूल्यांकन में अंतर क्या है, दोनों का प्रारूप क्या होता है, दोनों में क्या क्या उद्देश्य होते हैं, ये सारा का सारा इसमें आप पढ़ोगे। 5वीं यूनिट में ही हम थर्ड पॉइंट की यदि बात करते हैं तो उसमें एक चीज और आपको पढ़ने को मौका मिलेगी, वो रहेगी साथियों क्रियात्मक अनुसंधान। क्या रहेगा? क्रियात्मक अनुसंधान आपको पढ़ने को मिलेगा। एक्शन रिसर्च जिसे आप बोलते हो, क्रियात्मक अनुसंधान आखिर होता क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान कहते किसे हैं? अनुसंधान के दो प्रकार होते हैं, एक तो मौलिक अनुसंधान और एक क्रियात्मक अनुसंधान। मौलिक अनुसंधान जब व्यक्ति अपनी स्वयं की समस्याओं के बारे में अवलोकन करता है और हल करता है तो मौलिक अनुसंधान कहते हैं। जब विद्यालय की कार्य प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए जब कार्य किया जाता है उसमें कौन सा अनुसंधान होता है? क्रियात्मक अनुसंधान। इस क्रियात्मक अनुसंधान शब्द को सबसे पहली बार किसने दिया और कैसे चला, शिक्षा में कब से प्रयोग में आया गया, इसके अलावा और कहाँ कहाँ ये होता है, सारी की सारी डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके उद्देश्य क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व क्या है, इसकी विशेषता क्या है, सारा का सारा जब हम शुरू करेंगे तब इसको डिटेल से पढ़ेंगे। और इसके अलावा चौथे नंबर पर एक चीज और भी पढ़ने को मिलेगी, वो रहेगी उपलब्धि परीक्षण। क्या रहेगा साथियों? उपलब्धि परीक्षण होता क्या है, क्या प्रारूप है, उपलब्धि परीक्षण के प्रकार क्या है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या महत्व है। ये जब होगा तब भी आपकी 5वीं यूनिट पूरी नहीं हो रही, तो एक लास्ट और अंतिम आपको चीज जो पढ़ने को मिलेगी वो रहेगी शिक्षा का अधिकार। क्या है साथियों? शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भी आपको पढ़ना होगा साथियों। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आखिर है क्या, इसको क्यों लागू किया गया, इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या रहा, इसने किस तरह से विद्यालय के मान और मानक निर्धारित किए, किस तरह से शिक्षकों के कर्तव्य निर्धारण किए, शिक्षा के प्रावधान को कैसे समझाया, वो सारा का सारा आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो ये सारे के सारे जो 5वीं यूनिट रहेगी साथियों, ये अधिकतर आपके फैक्ट तथ्यों पर आधारित रहेगी। तो निश्चित आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि एनसीएफ 2005 मापन मूल्यांकन क्रियात्मक अनुसंधान उपलब्धि परीक्षण और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, ये जब आपका पूरा होगा तो 5वीं यूनिट लगभग आपकी क्या हो जाएगी, लगभग नहीं पूर्ण हो जाएगी। तो निश्चित एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चर्चा करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने,
तो हम बात कर रहे हैं कि ये 5 यूनिट आपको पढ़ने को मिलेगी। अब केवल मैं कुछ क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछना चाह रहा हूँ, आपको जैसा भी आता उत्तर देने की आप थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आपने लगभग पूरे पाठ्यक्रम को समझा है। तो निश्चित में कुछ सामान्य चर्चा आपसे करूँगा और उसके बाद आप और हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो एक बार आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिएगा। यदि क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और 4 ऑप्शन मैं पहले लिखता हूं, उसके बाद क्वेश्चन को मैं बोलूँगा। पहला ऑप्शन है कि केंद्र सरकार। आप सोच रहे होंगे कि पहले ऑप्शन सर लिख रहे हैं, क्वेश्चन बाद में समझ में नहीं आ रहा होगा, तो एक बार क्वेश्चन को सुनेंगे तो निश्चित आपको समझ में आएगा। और तीसरा है दोनों, और चौथा ऑप्शन रहेगा शिक्षा का अधिकार। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आरटेट और सीटेट नाम सुना होगा, आरटेट वे सीटेट। आरटेट और सीटेट परीक्षाओं के आयोजन का श्रेय किसको दिया गया? आरटेट सीटेट परीक्षाएं होती, उसका आयोजन किस कारण हुआ? केंद्र सरकार के द्वारा, दूसरा ऑप्शन राज्य सरकार के द्वारा, तीसरा दोनों के द्वारा, चौथा शिक्षा के अधिकार के द्वारा। इस तरह के क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? आरटेट सीटेट परीक्षाएं जो हुई, इसका प्रमुख श्रेय किसे दिया गया? यदि ऐसा पूछा जाए, यदि आप उत्तर देते हो साथियों केंद्र सरकार, तो आपका आंसर गलत होगा। आप देते हो राज्य सरकार, तो भी आपका आंसर गलत होगा। यदि आप कहते हो दोनों, तो भी गलत होगा। आंसर होगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बाद ही आरटेट और सीटेट जैसी परीक्षाएं आयोजित हुई। तो निश्चित आपको चीज़ समझ में आई होगी कि आखिर इसके आयोजन का श्रेय किसे दिया गया है। तो अगले टॉपिक में फिर मुलाकात करेंगे, तब तक आप निरंतर क्या कीजिए, इस सिलेबस को एक बार आत्मसात कीजिए और फिर निश्चित हम एक एक टॉपिक को लेकर शुरुआत करेंगे। ओके।